अभी तक हिस्ट्री से लेके काफ़ी सारे बेसिक्स पॉइंट्स पर हमने पिछले कुछ वीडियोस में बातचीत की है एंड इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए आज हम मेजरली दो चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं। पहला, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट कि ये स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इन्हीं सब चीज़ों को आज हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा कि वाई इन्वेस्टमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या होगा कि अगर नहीं करूँगा तो ऐसा क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेट्स सपोज रोहन सैमसंग में एक इंजीनियर है जिसकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है एंड उसी सैलरी में से वो हर महीने 10,000 रुपये सेव कर लेता है अपने बैंक में, क्योंकि उसे अगले 3 सालों में खुद का कैफे खोलना है। अब एक दिन बातों बातों में रोहन ने ये सारी चीजें अपने दोस्त के साथ शेयर की कि मैं ऐसे ऐसे सेविंग कर रहा हूँ और 3 साल बाद अपना खुद का एक कैफे खोलना चाहता हूँ। जिस पे उसके दोस्त ने बोला, क्या कर रहे हैं यार तू। इस पर इसके दोस्त ने समझाया कि ऐसे सेविंग करने से ना बैंक में तेरे पैसे की वैल्यू और कम हो जाएगी और अगर तू एफडी भी करता है ना तो तुझे इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा तू एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जहां आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले एंड आप इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी बीट कर पाओ। हम आमतौर पर बोलते हैं ना कि यार 100 रुपए में पहले इतना सारा सामान आ जाता था, अब तो कुछ आता ही नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर साल जो इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो 6% से बढ़ती है, जिससे जो पैसे की वैल्यू होती है वो 6% से डिक्रीज भी होती रहती है। अगर स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि टाइम के साथ साथ हमारा पैसा भी ग्रो होता रहे एंड इसी चीज को हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं। अब ये सारी चीजें रोहन के दोस्त ने उसके साथ शेयर की और उसे समझाया कि मान ले भाई, अगर तू ये 10,000 रुपए हर महीने सेव भी करता है तो 3 साल में तेरे पास हो जाएंगे 3,60,000 रुपए। लेकिन इन्हीं 10,000 रुपए को तुम एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिसमें तुम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो तुम्हें हर साल 12 से 14% का एवरेज रिटर्न मिलेगा, जो कि एफडी के कंपैरिजन में जहां 6 से 8% का मिलता है उससे कई ज्यादा है। तो इससे तुम्हारा पैसा और तेजी से ग्रो करेगा। वहां पर तुम्हारा हो रहा था 3,60,000 रुपए और यहीं पे एसआईपी के थ्रू तुम्हारे पास हो जाएंगे 4,40,000 रुपए रफली। रोहन के फ्रेंड की ये सजेशन बहुत काम आई क्योंकि कैफे तो पहले भी खुल जाता उस पैसों से, बट एक मेजर प्रॉब्लम जो रोहन ने फेस की उसे वो इन्वेस्टमेंट के पैसों से सॉल्व कर पाया। रोहन ने जॉब को लूज करने के बाद भी अपने कैफे को रन किया और साथ ही साथ उसके जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस थे, उसको भी मैनेज किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी, पर हाँ, उसके टफ डेज में वो इन्वेस्टमेंट के पैसे और जो रिटर्न्स मिले वो काम आए एंड इन सब चीजों से रोहन को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू समझ में आई। अब सोचो अगर वही पैसे रोहन बैंक में जमा करता रहता तो हो सकता है कि जो टफ टाइम आया था उसको डील करने में उसे दिक्कत होती या फिर उसे कोई छोटा मोटा लोन लेना पड़ जाता। इसके बाद रोहन ने एक और डिसीजन लिया कि अपने कैफे को फुल टाइम रन करेगा एंड देखते ही देखते उसके कैफे की डिमांड बढ़ जाती है एंड रोहन को ये चीज फील होती है कि उसका जो कैफे का एरिया है, सिटिंग एरिया, उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए रोहन अपने फ्रेंड्स, फैमिली के पास जाता है और उनसे पैसे की डिमांड करता है और बदले में उन्हें एक प्रॉमिस देता है कि वो जो भी प्रॉफिट करेगा उसमें से कुछ % का शेयर उन्हें दे देगा। अब इस सिनेरियो में जो लोग रोहन को पैसे देते हैं उन्हें हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। एंजल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस के शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 रोहन ने सोचा क्यों ना बाकी एरियाज में भी अपने ब्रांचेस खोल लूं, पर इस बार रोहन एंजल इन्वेस्टर के पास नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो इस बार रोहन गया वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद रोहन ने अपने पूरे दिल्ली, गुड़गांव में अलग अलग ब्रांचेस खोल दिए एंड देखते ही देखते दूसरे स्टेट्स में भी इसके कैफे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और डिमांड में आ गए। तब रोहन को फील हुआ कि क्यों ना इसे पैन इंडिया लेवल पे एक्सपेंड किया जाए, बट इस बार फिर से वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास नहीं जा सकता था क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम पड़ जाएगा। तो रोहन ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना पब्लिक से ही पैसा मांगा जाए। जैसा अपने दोस्तों से उसने पैसा मांगा था और बदले में प्रॉफिट शेयर किया था, उसी तरीके से लोगों को क्यों ना ऑफर किया जाए कि आप हम में इन्वेस्ट करो और बदले में हम आपको कंपनी की कुछ हिस्सेदारी देंगे और प्रॉफिट भी शेयर करेंगे। इसके लिए रोहन को अपनी कंपनी को पब्लिक करना होगा एंड इसी चीज को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि ये फर्स्ट टाइम होता है जब कंपनी पब्लिक के सामने आती है। इसके थ्रू अब कोई भी पर्सन इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है एंड अपनी कुछ % की हिस्सेदारी ले सकता है एंड प्रॉफिट भी शेयर कर सकता है एंड ये सब अकम्प्लिश होगा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। रोहन को अपनी कंपनी को यहाँ पे लिस्ट करना होगा। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। आईपीओ लाने के बाद रोहन का कैफे चेन ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड हो जाता है एंड इंडिया से बाहर भी उसके कस्टमर ग्रो होने लगते हैं
एंड हर साल रोहन की कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लगती है। और ये सब पॉसिबल हो पाया है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज की वजह से। यही सब चीजें हो जाती है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कि कंपनी की परफॉर्मेंस, ऑपरेशन एंड उसके ओवरऑल हेल्थ को समझना और देखना कि जो उसका ओनर है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस बिजनेस को कैसे रन करने वाला है। इन सब चीजों को देख के आप भी रोहन की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ % की हिस्सेदारी ले सकते हो और प्रॉफिट शेयर कर सकते हो। इन शॉर्ट बोलूं तो रोहन की कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। पर जनरल एडवाइस तो ये होती है कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना। पहला कि राइट कंपनी के शेयर्स चूज करना और दूसरा सही पॉइंट पर एंट्री लेना। राइट शेयर्स को चूज करने के लिए कंपनी का फंडामेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, वो अपने फंड्स को कैसे मैनेज करती है, ऑपरेशंस कैसे हैंडल करती है, उसको जो ओनर है वो कितना कैपेबल है, एटसेट्रा। जैसा कि रोहन के केस में हमने देखा, उसकी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग थी। पर कंपनी के फंडामेंटल्स देख के हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी के शेयर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ये चीज नहीं पता चल पाती है कि हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो किसी कंपनी में, रोहन की कंपनी में या किसी और कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो और उसके शेयर्स के प्राइस उस वक्त हाई पर है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद ही उसके प्राइस लो हो जाए, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें एक नेगेटिव रिजल्ट शो होगा, उसमें एक नेगेटिव रिटर्न शो होगा। इसीलिए दूसरी एडवाइस होती है बाय लो एंड सेल हाई, मतलब कि किसी कंपनी के शेयर्स तब खरीदने चाहिए जब उसके प्राइस लो हो रखे हो और उसे तब बेचना चाहिए जब वो अपने हाई पर हो। इन सब चीजों को एनालाइज करने में हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से हमें किसी भी कंपनीज के बारे में पता चलता है थ्रू ग्राफ्स एंड चार्ट्स, एंड हमें ये वो डेटा प्रोवाइड करता है जो फंडामेंटल एनालिसिस से नहीं पता चल पाता है। बेसिकली इससे प्राइस मूवमेंट्स को रीड किया जाता है कि कब किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस हाई हैं और कब लो हैं। इससे हमें वाइजली ये डिसाइड करने में हेल्प होता है कि कब हमें एंट्री लेना और कब हमें एग्जिट लेना है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं। एंड इन दोनों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बहुत डीपली बात करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स में जरूर बता देना, कुछ फीडबैक्स हो तो वो भी बता देना। एंड तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रिड एंड गेम।